तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी जीहोन से, एक हारा हुआ इंसान जिसके पास किसी भी काम के लिए, यहाँ तक कि अपनी मोम के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे मुश्किल टाइम पर उसे किसी ने डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया, जिस डेथ गेम में उसके साथ खेलने के लिए और 500 लोग भी आए थे। इस गेम में एक रोबोट थी, जो भी इंसान थोड़ी सी भी गलती करता था वो रोबोट चुनकर उसे मार देती थी। इस गेम को जीतने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जीहोन ने एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीत गया। वो 500 प्लेयर्स में से एक था जो जीत कर निकला था, बाकी सब उस गेम में मारे गए थे। गेम को जीतने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आए थे, लेकिन उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से गेम में आए 500 लोग मरे हैं। उसे इस चीज का दुख था। जीहोन को एक घिनौनी सच्चाई पता चली कि अमीर लोग सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे लोगों की जान ले लेते थे, ऐसी गेम्स खिलाते थे और उनसे मजा लेते थे। उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। उसके बाद हम मिले जुनहो से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहो को अपने भाई के रूम से स्क्विड गेम का ही कार्ड मिला था। इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला कि कैसे गेम में हारने वाले लोगों को बेदर्दी से मार दिया जाता है और जो पहले को निमारने पर जिंदा बच जाता है उसके ऑर्गन्स निकाल कर बेच दिए जाते हैं। जुनहो पकड़ा भी गया, वो भी फ्रंटमैन के हाथों जो ये स्क्विड गेम चला रहा है। और यहाँ जुनहो के साथ साथ ऑडियंस को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि जुनहो का भाई था, जिसे ढूंढने के लिए वो इस आइलैंड पे सीजन 2 में जीहोन, जो कि स्क्विड गेम का विनर था, दोबारा उसे दिखाया गया। वो समझ गया कि ये लोग इस घिनौने खेल को दोबारा से खेलने वाले हैं जिसमें लोग मारे जाएंगे और ऐसा वो होने देना नहीं चाहता। इसलिए वो अपना सारा पैसा और पावर अब उन लोगों को रोकने में लगाने का फैसला करता है और वो अपने लोगों को, यानी प्लेयर्स को, गेम के लोगों से लड़ने के लिए बरकलाता है। प्लान के मुताबिक ये लोग आपस में लड़ाई करने का ड्रामा करते हैं और जब गार्ड्स इन्हें रोकने के लिए आते हैं तो वो उन्हीं पर हमला करके उन्हें मार कर उनकी गन्स छीन लेते हैं। जिसके बाद अब इनके पास भी जंग लड़ने के लिए बहुत सारे वेपन्स आ गए थे, जिन्हें लेते हुए ये लोग ऊपर इस गेम के लोगों से लड़ने के लिए निकल गए और यहाँ पर एक पूरा जंग का माहौल बन गया। प्लेयर्स और गेम्स के गार्ड्स के दरमियान में यहाँ धुआंधार फायरिंग और लड़ाई शुरू हो गई। इसी लड़ाई में जीहोन और उसका दोस्त आखिर कंट्रोल रूम तक पहुंच ही गए, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने गेम की अथॉरिटीज को, यानी उन लोगों को मारना था जो इस गेम को चला रहे थे। लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर जाने का अभी इन्हें रास्ता नहीं मिला। अब इनकी गन्स की गोलियां भी खत्म हो गई। फ्रंटमैन भी उसी गेम का घुसपैठिया इन लोगों को बेवकूफ बनाकर लड़ाई हरवाने में लगा रहा और फिर आखिर में खुद ही फ्रंटमैन का हुलिया लेकर जीहोन के सामने आया और उसके दोस्त को उसने जीहोन की आंखों के सामने मार दिया। जीहोन को अब सच में अपनी हार महसूस हो रही थी और इसी हार के साथ सीजन 2 की एंडिंग हुई थी। सीजन 3 की शुरुआत इसी लड़ाई से होती है और पता चलता है कि प्लेयर्स इन्हीं गेम के लोगों को अब सरेंडर कर चुके हैं। इस लड़ाई के बाद सिर्फ 60 प्लेयर्स जिंदा बचे हैं और इसी लड़ाई में बहुत सारे गार्ड्स का भी नुकसान हुआ है, वो भी मारे गए हैं। इस लड़ाई के बाद जीहोन को हथकड़ी से बांधकर बिठा दिया जाता है और उसे गेम के अलावा किसी भी एक्टिविटी के अंदर शामिल होने की इजाजत अब नहीं है। यहाँ कर सभी लोग उसके सामने अपने हाथ का दुख बनाते हैं और इन सबको बताते हैं कि ली की वजह से ये लोग जंग हारे हैं। ली ही नीचे से गन्स लेने आया था और डर की वजह से वो ऊपर जा ही नहीं सका। ऐसे इन लोगों के पास वेपन्स खत्म हो गए और ये लोग जंग हार गए। यहाँ पर वो तांत्रिक भी आके जीहोन को बहुत ज्यादा चिढ़ाती है और कहती है, कहा था मैंने कि इससे कुछ नहीं होगा। गुस्से में आकर जीहोन उसका गला पकड़ लेता है और डुबाने लग जाता है। सारे लोग मिलकर तांत्रिक को तो बचा लेते हैं, लेकिन जीहोन का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए गुजार दी और उसकी आंखों से अब तो ली भी डरने लगा था। खैर अब वोटिंग दोबारा हुई तो पता चला कि ज्यादा लोग अभी भी इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। ये देखकर जीहोन और भी ज्यादा दुखी हो गया। खैर अब गेम तो नहीं खेल रही थी। ये लोग सुबह होते ही गेम खेलने के लिए जैसे ही गेम रूम की तरफ बढ़ते हैं तो कॉरिडोर से होते हुए इन्हें उन सभी लोगों की लाशें नजर आती हैं, फांसी से लटकी हुई, जो कल वाली जंग में मारे गए थे। और ये नजारा सबको डराने के लिए काफी था। खैर गेम रूम के अंदर जाकर गेम के रूल बताए गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बॉल रखी हुई थी जिसके अंदर 2 कलर्स की बॉल थी, एक रेड और एक ब्लू। हर इंसान को एक बॉल पिक करनी थी। जिस कलर की बॉल उसके पास आती वो उस टीम का हिस्सा बन जाता, यानी रेड बॉल्स वाले रेड टीम और ब्लू बॉल्स वाले ब्लू टीम। दूसरी तरफ हमें नियोल को दिखाया गया, वही गार्ड जो पिछले सीजन में लोगों को जानबूझकर मार दिया करती थी ताकि उनके ऑर्गन्स स्मगल ना कर सके गेम वाले। आज उसने एक आदमी को नहीं मारा था। इस आदमी को मुद्दा समझकर फिलहाल तो कार्ड्स ने उठा लिया और जब उसके ऑर्गन्स निकालने के लिए उसे ऑर्गन रूम में ले जाया गया तो वहाँ पर नियोल आ गई। नियोल ने यहाँ गार्ड्स को शूट कर दिया और डॉक्टर को इस आदमी का इलाज करने को कहा और धमकी भी दी कि अगर तुमने ऐसा ना किया
तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। खैर, अब गेम के लिए 2 टीम्स तो बन ही चुकी थी। पता चला कि ये हाइड एंड सीक जैसे एक गेम है। गेम गार्ड्स बताते हैं कि इस टाइम टीम ब्लू को छुपना होगा और टीम रेड के लोगों को टीम ब्लू के लोगों को पकड़कर मारना होगा। हर रेड टीम के इंसान के लिए एक ब्लू टीम के इंसान को मारना जरूरी है, नहीं तो गेम के एंड पर जिस रेड इंसान ने किसी ब्लू को नहीं मारा होगा उसे ही मार दिया जाएगा। टीम रेड के सारे ही लोगों को नाइफ्स दिए गए थे मारने के लिए, जबकि टीम ब्लू को यहाँ पर कीज दी गई थी। ये कीज उन दरवाजों की थी जो अंदर बने हुए थे और इनके जरिए ये लोग छुपकर अपनी जान बचा सकते थे। इसी वजह से इस गेम का नाम कीज एंड नाइफ्स था। हमें दिखाया गया कि जिहोन के पास इस टाइम चाकू था क्योंकि वो रेड टीम में था, जबकि ली जिसके ऊपर उससे सबसे ज्यादा गुस्सा था वो ब्लू टीम में था और उससे वो मार भी सकता था, इसलिए ली बहुत ज्यादा डर चुका था। अब फाइनली हमें जुनहू का भी एक सीन दिखाया गया। जुनहू जो अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढ रहा है, उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह उसका एक पार्टनर भी है जो कि उसे गलत गाइड कर रहा है, क्योंकि ये पार्टनर उसी के भाई इनहो का जो कि फ्रंटमैन भी है उसका भेजा हुआ आदमी है। फ्रंटमैन ने यानी उन्होंने अपने भाई जुनहो की हिफाजत के लिए और इस आइलैंड को छुपाने के लिए ही एक स्पेशल प्लानिंग के तहत उस आदमी को जुनहो के साथ लगाया था। खैर, दोबारा हमें गेम के सीन दिखाया गया। गेम में सभी ब्लू टीम के लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि उनके मरने के और हारने के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए टीम गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि अगर आप चाहो तो किसी भी रेड टीम वाले से अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हो। बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश तो की लेकिन वो नाकाम रहे। अब गेम गार्ड्स ने सभी ब्लू टीम को पहले गेम एरिना के अंदर जाने को कहा ताकि उनको छुपने का मौका मिल जाए। ये एरिना बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसा था जिसके अंदर बहुत सारे कमरे थे और उनके दरवाजे लॉक थे। इन लोगों को किस दरवाजे की चाबी दी गई थी, इन लोगों को वो दरवाजा ढूंढकर उस कमरे में छुपना था। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि डैनी जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी मदद अभी भी कैट और यांग कर रहे थे। बाहर अब दिखाया गया कि सभी रेड टीम अंदर जाने के लिए तैयार थी और जिहोन के सर पे सिर्फ ली को ही मारने का भूत सवार था। ली भी ये बात जानता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा जल्दी छुपने की कोशिश कर रहा था। रेड टीम के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर किसी को मारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने ड्रग्स ले लिए और फिर अपने शिकार को इन्हीं ब्लू टीम के लोगों को ढूंढने लगे। जियोन तो इस टाइम ली को ही ढूंढ रहा था, जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि ब्लू टीम के लोग किसी तरह दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ये लोग नोटिस करते हैं कि दरवाजों के नोक पर खास किस्म की शेप्स बनी है और ऐसी ही शेप्स उनकी चाबियों पर भी बनी है, यानी ये लोग ट्रायंगल वाली चाबी से ट्रायंगल वाला ही दरवाजा खोल सकते थे। इधर हमने कैट योंग और डैनी को देखा जिनके पास तीनों तरह की कीज थी और ये लोग ये देखकर खुश हो गए क्योंकि अब वो कोई भी दरवाजा खोल सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। यहाँ तक के ये लोग वो स्पेशल डोर भी खोल सकते थे जो तीनों चाबियों से ही खुला था और वहाँ से डायरेक्ट अपनी जान बचा सकते थे और इस तरह डैनी को ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ी थी। ये दोनों भी अब भरोसा करके अपनी चाबियां कैट को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से स्पेशल डोर ढूंढ कर आ सके। अब ये तीनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि एकदम से डैनी का पाँव स्लिप हो जाता है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। इतने में ही यहाँ पर रेड टीम का एक मेंबर आ जाता है जो इन तीनों में से एक को मारने की धमकी देता है। यहाँ पर कैट उससे लड़कर उसी को मार देती है और फिर डैनी को सहारा देते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर अब्दुल लड़के ऐसे भी थे जो अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिर इन दोनों ने फैसला किया कि ये लोग और भी लोगों को मारेंगे ताकि गेम में लोग और भी ज्यादा कम हो जाएं और पैसों का ज्यादा हिस्सा उन्हें मिल सके। यहाँ दिखाया गया कि फाइनली जियोन को लीड नजर आ गया था। वो उसके पीछे भागा जल्दी से उसे मारने के लिए, लेकिन पता चला कि ये ली जैसा दिखने वाला कोई और लड़का था। ली बार बार उसे बच रहा था। ली अब भाग ही रहा था अपने आप को दोबारा जियोन से बचाते हुए। उसे किसी दूसरे रेड टीम वाली ने पकड़ लिया और उसकी टांग पे अपना चाकू स्ट्रैक कर दिया, लेकिन इससे पहले कि उसे मार देता ली अपने पाँव से उस आदमी को धक्का देकर यहाँ से जाने लग जाता है। इधर हम डैनी को देखते हैं, उसका डिलीवरी का टाइम भी आ गया था और ये लोग अब इसी रूम में उसकी डिलीवरी करने लग जाते हैं। दिखाया गया कि डैनी ने बेबी गैरी को जन्म दिया था जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए और यहाँ पर योंग ने अपने बालों में छुपाए हुए चाकू की मदद से डैनी की कॉर्ड को भी काट दिया। अब दूसरी तरफ एंटमैन को उसके आदमी की कॉल आती है कि जुनहू यानी उनका भाई अभी भी स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है, वो अपने इरादे से पीछे नहीं हट रहा। तो फ्रंटमैन उससे कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने उन्हें इस आइलैंड तक पहुंचने नहीं देना और अगर वो लोग यहाँ तक पहुंचने में किसी तरह कामयाब हो भी गए तो तुम सबको मार देना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नियोल ने जिस आदमी को बचाने की कोशिश की थी उस आदमी को भी होश आ गया था। नियोल उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मास्क पहन लिया, लेकिन उसके होश में आते ही नियोल ने यहाँ पर डॉक्टर को मार दिया ताकि ये आदमी डॉक्टर का भेस ले सके। ये आदमी ऐसे में उस बच्ची का डैड था जो बच्ची नियोल की दोस्त थी और उस बच्ची को ब्लड कैंसर था और उसी के इलाज के पैसे जमा करने के लिए ये आदमी यहाँ आया था। खैर सीन्स दोबारा गेम की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जुनहू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जुनहू के सामने इस टाइम वो तांत्रिक आ जाती है जिसे वो गुस्से में मारने ही वाला होता है। तो तांत्रिक उसे कहती है तुम तो ली को मारना चाहते थे ना, मैंने उसे अभी ऊपर की तरफ जाते देखा है, उसका पाँव बहुत ज्यादा जख्मी है, वो ज्यादा दूर गया भी नहीं होगा। सुनकर जिहोन उसके पास चला गया और यहाँ पर उनके दरमियान में बहुत बुरी फाइट हुई जिसमें आखिर
जिहोन ने ली को मार ही दिया। ली को फंसाने के बावजूद भी तांत्रिक तो बचते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर उसे मार देता है। डेनी और योंग को बचाते बचाते कैट भी अपनी कुर्बानी दे देती है और उसकी मौत से इन दोनों को बहुत बुरा धचका लगता है। इतनी देर में योंग का बेटा भी आकर अपनी मॉम से डेनी को मारने को कहता है ताकि उसकी जान बचाए, पर उसकी मॉम उसका साथ नहीं देती, डेनी को बचाती है वो। अब वो लड़का डेनी को मारने के लिए जबरदस्ती भी करने वाला था, पर उससे पहले ही गेम टाइम खत्म हो गया और गेम गार्ड्स ने ही आकर उस लड़के को शूट कर दिया। उसकी माँ की आंखों के सामने लाशों को यहाँ से ले जाया गया और सभी लोग अब अपने लाउंज में आ गए, जहां आते ही जिहोन को बांध दिया गया और सभी को उनकी जीती गई अमाउंट दिखाई गई। ये काफी ज्यादा थे, हर एक के हिस्से में अच्छी खास की अमाउंट आ रही थी। योंग सभी की मिन्नतें करने लग जाती है कि गेम को बंद करने के लिए वोट करो, अब लालच ना करो, सबकी जान बचाएगी, अपने लिए नहीं तो कम से कम डेनी और उस छोटी बच्ची पर ही रहम करो जो पैदा होते ही इस गेम का हिस्सा बन गई है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काफी ज्यादा लोग गेम को कंटिन्यू रखने का वोट कहते हैं और इस फैसले से योंग पूरी तरह टूट जाती है। वो रात में डेनी की बेटी को प्यार करती है और फिर जिहोन के पास आती है, उससे वादा देती है कि तुम इस गेम में आखिर तक खेलोगे, आके तुम डेनी और उसकी बेटी की मदद कर सकोगे। वादा देकर वो यहाँ से चली जाती है और रात में सुसाइड कर लेती है, कि नहीं अपनी जान ले लेती है। और उसकी ये हरकत सभी प्लेयर्स को एक बहुत ही बुरा धचका देती है। खैर अगली गेम का टाइम आ जाता है। गेम सिंपल थी, इन्हें रोप के ऊपर से जंप करनी थी और ऐसे ही करते करते इन्हें आगे जाना था, ब्रिज को पार करना था। हर किसी गलती भी इनकी जान ले लेती। एक एक करके सभी ये पार करना शुरू करते हैं। इस गेम को देखने के लिए बहुत से वीआईपीस भी आए हुए थे जो इन लोगों के बिहेवियर्स को नोटिस करते हुए इन पर श्रद्धा लगा रहे थे। दूसरी तरफ अब फाइनली जुनहो की यानी ऑफिसर की भी इस आइलैंड की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि इस मर्तबा वो जिस आइलैंड के पास था उसने आइलैंड की पहाड़ी को पहचान लिया था। ये वही पहाड़ी थी जहाँ से पिछले सीजन में उसके भाई इन्होंने उसे शूट किया था। खैर सीन्स दोबारा से गेम की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और दिखाया जाता है कि एक लड़का बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। इसने अपने आप को बचाने के लिए ब्रिज को भी पकड़ा, लेकिन फायदा नहीं हुआ और आखिर अपने आप को स्टेबल ना कर सका और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। सभी उसके पीछे के लोग डर कर और भी ज्यादा होशियार हो गए और बड़े एहतियात से जंप करते हुए ब्रिज को पार करने लगे। अंदर जो वीआईपीस बैठे हुए ये गेम देख रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि वो छोटी बच्ची जो डेनी की बेटी है वो भी अब एक प्लेयर के तौर पर ही काउंट होगी और उसे भी खेलना पड़ेगा। अब वो कैसे खेल सकती थी? यहाँ पर डेनी दोबारा जिहोन से मदद मांगती है और जिहोन उसकी मदद के लिए मान भी जाता है। वो अपनी जैकेट उतारकर उसका बेबी बैग बनाते हुए उस बच्ची को अपने सीने से बांध लेता है और फिर गेम शुरू करता है। सभी लोग जब उस ब्रिज को पार कर रहे थे तो एक साथ सबके लिए जंप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कोई एक अगर गिरने वाला होता तो अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे को पकड़ लेता और ऐसे दूसरा भी उसके साथ गिरकर मारा जाता। यहाँ तक कि कोई तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे को ही गिरा देते थे और बस ऐसे ही ये गेम चल रही थी। जिहोन भी अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने वाले आदमी को गिराकर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वो आदमी बहुत डरपोक था और उसने काफी टाइम से उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। और फाइनली अब जिहोन ने भी ब्रिज पार कर लिया और एम्पैथी डेनी जो इस ब्रिज को पार नहीं कर पाई और इस गेम के एंड पर वो भी मर जाती है, जिसकी मौत को देखकर रूह से जिहोन बिल्कुल टूट जाता है। यहाँ पर वीआईपीस फैसला करते हैं कि अब बेबी जिहोन के साथ ही खेलेगी। उधर मियोल जो आइलैंड से भागने की तैयारी में थी उसे मास्क पहने ऑफिसर नोटिस कर लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर गार्ड से हमला करवा देते हैं। जबकि अब गेम के बाद सभी बचे हुए प्लेयर्स दोबारा लॉन्च में आ जाते हैं। यहाँ जो प्लेयर्स को पता चलता है कि डेनी के मरने के बाद भी उसके हिस्से के पैसे उसकी बेटी के पास जाएंगे और इन प्लेयर्स को नहीं दिए जाएंगे, तो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो तो इस बेचारी मासूम बच्ची को मारने तक का प्लान कर लेते हैं, लेकिन गार्ड्स की वजह से इस बच्ची की जान बच जाती है। लेकिन इस बच्ची का जिंदा रहना इन प्लेयर्स के लिए अच्छा था ही नहीं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जिहोन के साथ साथ वो इस बच्ची को भी अगली गेम से पहले ही मार देंगे। अब जाहिर सी बात है गेम के लोगों को यानी फ्रंट मैन को जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था उसको इस सारी बात की खबर हो जाती है और फाइनल राउंड से पहले अब फ्रंट मैन जिहोन को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और जिहोन ये देखकर शौक रह जाता है कि फ्रंट मैन कोई और नहीं बल्कि इन्हो है, जिसे वो गेम के स्टार्ट से अपना दोस्त समझ रहा था और उसे हमदर्दी दिखा रहा था। उसकी तो मौत की खबर भी गेम वालों ने कंफर्म कर दी थी और वो उसकी मौत पर भी दुखी था, लेकिन अब उसे फ्रंटमैन के तौर पर देखकर जिहोन का सबके ऊपर से एतबार खत्म हो गया। फ्रंटमैन जिहोन को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक डील देने के लिए बुलाया था।
वो उसे बताता है कि सभी प्लेयर्स तुम्हें और उस बेचारी बच्ची को मारने की प्लानिंग में है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तुम गेम के फाइनल राउंड से पहले सभी को मार दो और मैं ये सारा इनाम का पैसा और ये बच्ची तुम्हें दे दूंगा। सीन कट होकर अब हमें जुनहो को दिखाया जाता है जो बेसब्री से इस आइलैंड को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों अभी तक उसकी तलाश खत्म नहीं हुई। उसे पता चला कि उसका ही एक साथी उसे धोखा दे रहा था, उसे भटका रहा था। वो असल में उन्हों का साथी था, उन्हों का बंदा था और उन्हों को ही खबरें देते हुए वो पकड़ा गया। जुनहो अपने गुस्से और जोश में उससे लेने लगा। यह आदमी भी सबको मारने का ही इरादा रखता था, क्योंकि इन्होंने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर ये पुलिस वाले सारे आइलैंड तक पहुंच जाए तो तुम इन सबको ही मार देना। अगर अब जुनहो के साथ लड़ाई में वो खुद ही मारा जाता है। इसी दौरान नियोल, जिसके ऊपर गार्ड्स हमला कर रहे थे, वो उसके साथ एक सौदा करते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम आइलैंड पर वापस आ जाओ। वो मान तो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो किसी तरह उस बच्ची के डैड को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर वो आइलैंड पर वापस आकर एक सीक्रेट रूम में जाकर ऑफिसर्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। कुछ ऑफिसर्स को मारते हुए तो खुद से लड़ते हुए वो ऑफिसर्स को इस बात पर फोर्स करती है कि उस आदमी के यहाँ आने वाले और यहाँ से भागने वाले सारे सबूत मिटा दिए जाएं। और अपने इस मिशन में वो कामयाब भी हो जाती है। इधर रात में दिखाया जाता है कि जिहोन अभी भी फैसला नहीं ले पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या सच में उसे सभी प्लेयर्स को मार देना चाहिए? इसी कश्मकश में वो हाथ में चाकू लिए सबके बेड्स के पास भी जाता है, लेकिन किसी को भी मारने से पहले उसका ज़मीर उसे बताता है कि वो कोई किलर नहीं है और ऐसे वो सबको मारने का डिसीजन अपना रोक देता है। इन्हों, जो बहुत ही फोकस से इस टाइम जिहोन को नोटिस कर रहा था, उसे उसका पास याद आया जब 2015 की गेम में उसको भी यही ऑफर मिली थी और उसने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए सबको मार दिया था। लेकिन जिहोन को देखते हुए उसे पता चला कि सारे लोग उसके जैसे लालची नहीं होते हैं। अब अगला दिन आ जाता है और एक और गेम शुरू हो जाती है। ये गेम पहले गेम से बहुत ज्यादा अजीब थी। यहाँ पर 3 शिप्स के टावर बने हुए थे जिनके ऊपर चढ़कर इन्हें अपने ही साथियों को धोखा देना था अपनी जान बचाने के लिए। अपने आप को बचाने के लिए सभी लोगों को इस टावर से उन्हें नीचे फेंकना था। यहाँ पर जैक भी सबको ये हकीकत बताता है कि वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है जिसे बचाने की अब उसे परवाह हुई थी। उसे बचाने के लिए वो सबसे पहले ही एक रॉड उठाकर यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को धक्का देते हुए उस रॉड के जरिए नीचे फेंक देता है और ऐसे ही दूसरे आदमी को मारना शुरू कर देता है। दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और जो किसी एक को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता तो समझो वो एक राउंड जीत जाता। सबसे ज्यादा जैक ही लोगों को मारकर नीचे गिरा रहा था ताकि उसकी प्राइज मनी ज्यादा हो जाए। इन सारे राउंड्स के दरमियान में एक आदमी खुद ही अपनी जान ले लेता है इस बच्चे को बचाने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा अब जैक भी एक आदमी के ऊपर जबरदस्ती चाकू से हमला करने लग जाता है और उसे भी मारकर वो नीचे गिरा देता है। एक एक करके इस तरह सभी लोग मारे जाते हैं और बच जाता है जैक और जिहोन। वो जिहोन से कहता है, देखो तुम इस बच्चे को दे दो, मैं इस बच्चे को नीचे गिरा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जिहोन को ये बच्ची बहुत प्यारी थी, वो इसे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। इस बच्ची के चक्कर में इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जैक के हाथ में चाकू भी था जिससे वो उसे मार सकता था, लेकिन जिहोन अपने आप को और उस बच्ची को बचाने के चक्कर में लगा रहा और इसी सब के दौरान आखिर जैक अपनी बेटी को खींचने में कामयाब भी हो गया। वो अब अपनी बेटी को नीचे गिराने वाला था। सभी वीआईपीज उसका बिहेवियर नोटिस कर रहे थे, जबकि जिहोन उसकी मिन्नतें कर रहा था, कैसे मत करो, इस बच्ची को मत फेंको। आखिर जिहोन इस बच्चे को पकड़ने के लिए उस आदमी को धक्का देता है और जल्दी से अपनी जैकेट पकड़ लेता है जिसमें वो बच्ची थी। यहाँ वो चाहता तो गिरते हुए जैक की भी जान बचा सकता था, पर उसने नहीं बचाई। आखिर जैक नीचे गिरकर मारा गया और फाइनल राउंड के अंदर हमें जिहोन दिखाया गया उस बच्ची के साथ। फिर इस आइलैंड के बाहर हम देखते हैं कि जिहोन भी आखिर इस आइलैंड तक पहुंच ही गया था। वो इस आइलैंड के बाहर उस आदमी को भी देखता है जिसे नियोल ने निकाला था और उसे रेस्क्यू कर लेता है और फिर सभी गार्ड्स के साथ उस आइलैंड पर स्क्विड गेम के लोगों की तलाशी के लिए निकल जाता है। गेम के अंदर फाइनल राउंड में दिखाया गया कि जिहोन के हाथ में वो बच्ची थी और वो एक गहरी सोच में था। वीआईपीज भी ह्यूमन बिहेवियर को नोटिस करते हुए जिहोन के ऊपर ये शर्त लगाते हैं कि जिहोन इस बच्ची को मार देगा और प्राइज मनी के साथ साथ अपनी भी जान बचा लेगा। जिहोन भी अब कुछ सोचते हुए फाइनल राउंड का बटन दबा देता है और सभी वीआईपीज एकदम से चौंक जाते हैं और एक सांस हो जाते हैं कि देखने के लिए कि जिहोन क्या करेगा। सब तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बच्ची को गिरा देगा, लेकिन जिहोन बच्चे को साइड पे रखकर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपनी ही जान ले लेता है। अपनी जान लेने के लिए उसने खुद ही स्टॉवर से जंप कर दी थी और ये कहते ही सारे वीआईपीज यहाँ तक के फ्रंट मैन तक शौक रह गया, लेकर के उसने प्रूव कर दिया था कि वो इंसान है, कोई जानवर नहीं, पर इंसानियत उसके अंदर अभी भी जिंदा बची थी।
वीआईपीज ने तो सोचा भी नहीं था कि गेम इस तरह पलट जाएगी। फ्रंटमैन भी जीहोन की मौत से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। जीहोन 2 गेम्स का विनर था, आखिर उसके पास बहुत सारा पैसा था, वो ऐश की जिंदगी जी सकता था, पर उसने फिर भी अपने अंदर की इंसानियत को चुना और अपनी ही जान ले ली एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए। अब फ्रंटमैन खुद से सवाल करता है कि उसकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? उसने तो एक ही गेम जीती थी। अब वो जहाँ पे था वहां से निकलकर गेम की जगह पर आ गया और उसने उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया, जिसे वो वर्ड से देखकर अभी भी जीहोन के बारे में ही सोच रहा था। और इसी दौरान यहाँ पर एंट्री हो गई जुनहो की, जिसने आखिर अपने भाई को ढूंढ लिया था। वो पीछे से अपने भाई के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसे नहीं पता था कि उसके भाई के हाथ में कोई बच्ची भी है। वो उसे क्रिमिनल होने की वजह से मारना चाहता था, पर मार नहीं पाया, क्योंकि आखिर इन्हो यानी फ्रंटमैन उसका भाई था। रोते हुए वो बस सोचते यही चलाकर बोल पाया कि आखिर क्यों किया तुमने ये सब? इन्हो, जिसको पता चल गया था कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, तो वो फौरन ही सारे सबूत मिटाने के लिए इस जगह को एक्सप्लोर करने का यानी इस जगह धमाका करवाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर बहुत सारे बम लगाकर उसमें 30 मिनट का टाइमर लगा दिया जाता है और जल्दी जल्दी सभी वीआईपीज यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। वीआईपीज के साथ साथ फ्रंटमैन और नियोल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खैर, यह फैसिलिटी तबाह हो जाती है, गेम खत्म हो जाती है और इस सारे वाकये के 6 माह बाद की कहानी दिखाई जाती है। जिन्हों जब अपने घर जाता है तो अपने घर पे एक पार्सल रिसीव करता है। इस पार्सल में वही छोटी बच्ची थी और साथ ही साथ उसकी जीती हुई प्राइज मनी भी थी, जो इन्होंने उसके लिए भेजी थी, क्योंकि इन्हों को लगता था कि उसका भाई भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है और साथ ही ये बच्ची भी अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, जो उसे जुनहो ही दे सकता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम खुद फ्रंटमैन को देखते हैं, जो जाकर जीहोन की बेटी से मिलता है और जीहोन की बेटी को जीहोन के मरने की खबर देता है और साथ ही साथ उसे जीहोन का कार्ड भी देता है, जिसमें उसकी सारी जीती हुई अमाउंट थी। इसके बाद जब वो यहाँ से निकल ही वाला था, तो उसने यहीं की गली में एक लड़की को देखा, जो यहाँ पर दाची गेम खेलते हुए लोगों को स्क्विड गेम का प्लेयर बना रही थी। ये देखकर इन्हों समझ गया कि बेशक वो फैसिलिटी खत्म हो गई थी, लेकिन स्क्विड गेम खत्म नहीं हुई। अब ये पूरी दुनिया में चलेगी और खेली जाएगी इस मर्तबा यूएस में, जिसका साफ मतलब है कि स्क्विड गेम का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।